आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। क्यों है महत्वपूर्ण? आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो वर्तमान जो हमारा संविधान है उसमें ज्यादातर प्रावधान है वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। हमारे वर्तमान संविधान में अधिकतर जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारा राष्ट्र है वो हमारे देश की शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक का अर्थ क्या होता है जानते हो? भारत है उसमें 28 राज्य है वर्तमान में और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत इन सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया है। तो इस संविधान में अधिनियम में भी क्या था कि सबसे पहले भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई थी। संघात्मक का मतलब सभी राज्यों का एक जगह संघ बनाकर उसकी सरकार का गठन होना। तो वर्तमान हमारे संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? अधिनियम 1935 से। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जब भारत आजाद हुआ उससे पहले भारत क्या है विभिन्न खंडों में विभाजित था। कुछ तो ऐसे राज्य थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, कुछ देशी रियासतें थी। तो इसमें क्या किया गया, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और मुख्य आयुक्त के अधीन जो प्रांत थे ना उनको यह अनिवार्य कर दिया गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत का मतलब ऐसे प्रांत जहां पर शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन आता था। और कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए, उनके अधीन जो शासन था उनको अनिवार्य कर दिया गया ये सभी भारतीय संघ में शामिल होंगे ही। लेकिन जो देशी रियासतें थी ना, जैसे अपने राजस्थान में मेवाड़ है, मारवाड़ है, ये देशी रियासतें थी। ठीक है। तो इन देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ा गया कि चाहे तो वो अपने स्वतंत्र देशी रियासत के रूप में रह ले और चाहे तो भारत संघ में शामिल हो जाए। तो ये इनकी इच्छा पर डिपेंड था। ठीक है। और भारत में जो शासन व्यवस्था है उसको सही ढंग से चलाने के लिए 2 भागों में बांटा गया। कुछ तो सुरक्षित विषय थे और कुछ स्थानांतरित विषय थे। सुरक्षित विषयों में मुख्य थे विदेशी मामलों से संबंधित, धर्म से संबंधित विषय, जनजाति से संबंधित विषय और रक्षा यानी सेना के संबंधित विषय। ये सभी विषय है उसको रखा गया गवर्नर जनरल के अधीन। इन सभी विषयों पर कानून बनाने का, नियम बनाने का और इन पर नियंत्रण करने का अधिकार क्षेत्र है वो किसके अधीन रखा गया? भारत का जो गवर्नर जनरल था। और गवर्नर जनरल इन पर अपना शासन कैसे करता था? गवर्नर जनरल के जो पार्षद हैं उनकी सलाह से इन पर शासन गवर्नर जनरल करता था। और स्थानांतरित विषयों में इन 4 विषयों को छोड़ दे तो बाकी सारे विषय हैं वो किस में रखे गए थे? स्थानांतरित विषय में। और स्थानांतरित विषय में शासन है वो किसके अधीन होता था? भारत का जो गवर्नर जनरल है उसके जो मंत्री होते थे। और कौन से मंत्री? जो व्यवस्थापिका के द्वारा चुन के आए हुए हैं। उन चुन के आए हुए चुने हुए मंत्रियों के द्वारा गवर्नर जनरल है इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता था। ठीक है। और जो ये विषय थे उन सभी को 3 भागों में बांटा गया और ये 3 भाग क्या कहलाई? सूचियां। ठीक है। ये 3 भाग क्या कहलाई? सूचियां। और ये 3 सूचियां वर्तमान हमारे संविधान में भी वैसी की वैसी लागू है जैसी कि इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। और ये 3 सूचियां हैं जिसमें एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो 3 सूचियों में क्या क्या प्रावधान है? यानी कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो सारे विषय संघ सूची के विषय आते हैं। जैसे रक्षा से संबंधित मामले आ गए, विदेश से संबंधित मामले आ गए, रेल संबंधी मामले आ गए,
आणविक हथियार संबंधी मामले आ गए, ये सारे किसमें थे? संघ सूची में। और राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। जैसे हमारे राजस्थान में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून कौन बना सकती है? हमारे राज्य की वर्तमान गहलोत सरकार, वो विषय राज्य सूची में आए। और समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में टकराव की स्थिति में आ जाते हैं तो वहां पर फिर प्राथमिकता किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को दी जाएगी। ठीक है, ये 3 सूचियां पहली बार भारत के संविधान में अधिनियम 1935 के अंतर्गत आई। ठीक है, अब प्रांतों को स्वायत्ता व पृथक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रांत थे उन प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी और उनको कहा गया कि आप अपने आर्थिक मामले हैं, अपने धन की खुद व्यवस्था कर सकते हैं, अपने शासन को चला सकते हैं। इनकी स्वायत्ता का अधिकार उनको दिया गया। सांप्रदायिक व अन्य वर्गों को पृथक से प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी जब निर्वाचन प्रणाली थी तो जिस प्रकार आपने पढ़ा पार्लियामेंटो में मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया गया था चुनाव में, उसी प्रकार जब हमने पढ़ा 1909 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, उसमें सिख है, ईसाई है, यूरोपियन है, उनको भी अलग से निर्वाचन में अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो सांप्रदायिक व अन्य वर्गों को पृथक से प्रतिनिधित्व सरकार में दिया गया कि सरकार में इनके व्यक्ति भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं को भी पुरुषों के समान चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। यानी महिला भी जब कोई इलेक्शन होगा उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रतिनिधि को चुन सकती है। संघीय न्यायालय, देखो मैंने बताया था एक बंगाल में हाई कोर्ट यानी न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो बंगाल का हाई कोर्ट था केवल। लेकिन अब 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में 1937 में हुई और इसका मुख्यालय रखा गया था कोलकाता। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है ना, वो पहले कहां स्थापित हुआ था? कोलकाता। और संघीय बैंक की स्थापना, संघीय बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक जो पूरे देश का बैंक हो, जिसे आज हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और ध्यान रखना, आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहां है? मुंबई में। अब आप इसमें और क्या व्यवस्था की थी? संघ लोक सेवा आयोग, प्रांत लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जैसे आज संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी है, उसका गठन उस समय हुआ था। अपने राजस्थान में आरपीएससी है, हरियाणा में एसपीएससी है। और संयुक्त लोक सेवा का मतलब ऐसे लोक सेवा आयोग जिसका अधिकार क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्यों पर होगा, वो संयुक्त लोक सेवा आयोग था। इसका गठन भी अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था। और ध्यान रखना, इस समय से पहले 1935 से पहले जो आज वर्तमान में म्यांमार देश है ना, उसका पुराना नाम था बर्मा और वो भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के बाद बर्मा और बरार नामक जो भारत के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को भारत से अलग कर दिया गया, अलग से स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया था। और आपका जो वर्तमान भारत का संविधान है उसका आधार भी क्या है? 1935 के अधिनियम को माना गया है। क्यों? क्योंकि वर्तमान संविधान के ज्यादातर जो भाग है वो हमने 1935 के अधिनियम को ज्यों का त्यों भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया है। इसलिए भारत के वर्तमान संविधान का आधार किसको माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है, अब हम आगे की कार्रवाई अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।